अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 है, जो कि एटमॉस्फेयर के बारे है। ये जो है वो एटमॉस्फेयर से शुरू हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एटमॉस्फेयर कहते हैं एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ सरफेस अराउंड द ग्लोब। ज़मीन के गिर्द, कुर्रे अर्ज़ के गिर्द जो गैसों का मुख्तलिफ गिलाफ है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके साथ थोड़ी सी जो है वो जो जहाँ से आपका सिलेबस शॉर्ट सिलेबस शुरू होता है उससे पहले एक दो चीज़ें और भी हैं, तो वो भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो हवा की या एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है उसमें जो है वो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा मकदार में, राउंड ऑफ करके 78%। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, ये तकरीबन जो है वो 21% है। और उसके बाद जो है वो आर्गॉन है, ये तकरीबन 1% है। और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% है। ये जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मुख्तलिफ गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन है। तो गैसेस की कंसंट्रेशन के लिहाज से एटमॉस्फेयर को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो 4 हिस्से बनते हैं। जो पहला हिस्सा बनता है वो ज़मीन की सतह से लेके जो है वो 12 किलोमीटर की बुलंदी तक का एरिया है। इस एरिया को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यहाँ ये भी याद रखने की बात है, यह कोई बाउंड्री नहीं है कि ज़मीन की सतह से 12 किलोमीटर के बाद एक बाउंड्री आएगी तो वो ट्रोपोस्फेयर, ये बग़ैर किसी बाउंड्री के। तो पहला हिस्सा ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ जो है इसकी जो हाइट है वो 0 to 12 किलोमीटर, और इस हिस्से का जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस टू -58, यानी बुलंदी के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर कम होता है। बुलंदी के साथ टेम्परेचर कम होता है। दूसरा हिस्सा है स्ट्रेटोस्फेयर। ये ज़मीन की जो ट्रोपोस्फेयर है उसके बाद ये हिस्सा शुरू होता है, यानी 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और इस हिस्से में टेम्परेचर बढ़ता है, -58 से कम होकर 2 डिग्री सेल्सियस तक आता है। और जो तीसरा हिस्सा है उसे हम मीज़ोस्फेयर कहते हैं। और मीज़ोस्फेयर की जो रेंज है 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद से 85 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो मीज़ोस्फेयर कहलाता है। इस हिस्से में टेम्परेचर फिर कम होता है, 2 डिग्री से कम होकर -93 डिग्री तक जो है वो वेरी करता है, और इस हिस्से में टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। ये 85 किलोमीटर के बाद 85 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। इस हिस्से में जो टेम्परेचर है ये -93 डिग्री सेल्सियस से ऑनवर्ड है, ये उससे टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों के नाम थे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। इस वक्त हमारे सिलेबस में जो डिटेल है वो इन 2 लेयर्स के बारे है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो सबसे पहले हम जो है वो ट्रोपोस्फेयर के बारे देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। जैसा कि आपने देखा कि ज़मीन की सतह से लेकर जो है वो 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इस हिस्से में जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे ज़मीन की सतह से हम बुलंदी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, और -58 डिग्री सेल्सियस तक इस हिस्से का टेम्परेचर जो है वो होता है, कम होता है। इसमें जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं। इसमें नाइट्रोजन की मिकदार जैसे आपको बताई गई वो तकरीबन 78% तक होती है, और जो ऑक्सीजन की मिकदार है ये 21%। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये 99% हैं। तो 99% जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं। और दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों गैसेस जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में इनका कोई किरदार नहीं। जो गैसेस टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं उनकी बहुत कम मिकदार है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि 0.03% इसकी मिकदार है, यानी ये 0.5% भी नहीं है। और इसी तरह जो वाटर वेपर्स हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है, और इसके साथ साथ एक ही इलाके में जो है वो सीज़न के लिहाज से भी इसकी जो अमाउंट है, इसकी कंसंट्रेशन है वो वेरी करती रहती है। तो ये दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैसे
कि ये दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये ज़मीन के गिर्द जो है वो एक गिलाफ की शक्ल में, एक लेयर की शक्ल में मौजूद हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, जो कि लाइट की शक्ल में है, रोशनी की शक्ल में है, ये उन्हें जो है वो पास होने देते हैं, उन्हें गुजरने देते हैं। और जो वो लाइट रेडिएशंस ज़मीन से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो हीट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकी है। और जैसे जैसे हम ज़मीन की सतह से बुलंदी की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन में कमी आती जाती है। जब इनकी कंसंट्रेशन में कमी आती है तो हीट एब्जॉर्बिंग का फिनोमिना कम हो जाता है, लिहाजा जो है एल्टीट्यूड, बुलंदी बढ़ने के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर कम होता जाता है। और ये जो टेम्परेचर कम होने की जो रेशो है वो 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, यानी हर 1 किलोमीटर बुलंदी के बाद जो है टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यही वजह है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ टेम्परेचर कम है, क्योंकि वो जो सतह समंदर है उससे काफ़ी बुलंदी पर मौजूद हैं। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड की लेस कंसंट्रेशन की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर कम है। जितने भी मौसम हैं, सर्दी है, गर्मी है, वगैरह वगैरह, वो सब के सब सीज़न जो है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में हैं। बाकी जो आगे हमारे पास 3 लेयर्स हैं उनमें ये मौसम सीजन्स वगैरह नहीं हैं। इसके साथ साथ जितने भी जहाज़ वगैरह फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, वो सब के सब इसी ट्रोपोस्फेयर के एरिया में रहते हैं, इससे बियॉन्ड, इससे आगे नहीं जाते। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जैसे कि आपने पढ़ा कि ये 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर इसकी रेंज है और इस हिस्से में जो टेम्परेचर है वो -58 टू 2 डिग्री सेल्सियस, यानी इस हिस्से में टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बढ़ने की वजह क्या है, इससे पहले हम देख लें कि इस हिस्से में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा गैस है वो ओजोन है, और ओजोन के बारे आप जानते हैं, इट इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। आम जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है वो O2 की शक्ल में है, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि ओजोन में 3 एटम हैं O3, और ये 3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ओजोन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें फ़र्क है। यहाँ पर चूंकि ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये ओजोन, इसमें हीट ट्रैपिंग प्रॉपर्टी मौजूद है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो ये ओजोन जो है वो हीट ट्रैप करती है। और जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं ओजोन की कंसंट्रेशन में इजाफा होता है, और ओजोन की कंसंट्रेशन के इजाफे की वजह से हीट ट्रैपिंग भी ज़्यादा है। लिहाजा अपर जो एरिया है ट्रोपोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर का, इस स्ट्रेटोस्फेयर के हिस्से में जो टेम्परेचर है अपर एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अपर एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसके साथ साथ उस हिस्से में सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मिकदार भी ज़्यादा है। वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और उससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम बनता है। ये सर्कुलेट करते हुए जब मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर आते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियाने हिस्से में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मिकदार कम होने की वजह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में तब्दील होकर दोबारा ओजोन बना देते हैं। इस तरह कुदरती तौर पर ऑक्सीजन की डीकम्पोजिशन ओजोन की डीकम्पोजिशन और इसकी फॉर्मेशन की जो कंसंट्रेशन है या रेशो है ये बराबर होती है। इस तरह कुदरती तौर पर जो है वो ओजोन की मिकदार में ना किसी किस्म की ज़्यादती होती है ना कमी होती है, क्योंकि जितना ओजोन टूटती है उतनी ही दोबारा बन जाती है। इस तरह ये मिकदार जो है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये ज़रा देख लें। इसमें पेज नंबर 120 पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक रीजन टेबल है। ये टेबल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है और इसके अलावा MCQs वगैरह भी। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रोपोस्फेयर की रीजन क्या है और इसमें टेम्परेचर की जो है वो
क्या वैल्यू है, इसे आप सेंटेंस की शक्ल में अगर लिखेंगे तो ये आपका पूरा एक पैराग्राफ बन सकता है। ये पैराग्राफ जो है ये पेज नंबर 119 पर मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ एटमॉस्फेरिक रीजन की कंपोजिशन वगैरह और उसकी रेंज बताई गई है, यहाँ टेबुलर फॉर्म में है। उसके बाद डिफाइन ट्रोपोस्फेयर हेडिंग है, इसे अंडरलाइन करके डिफाइन लिख देंगे। ये पहली दो लाइनें जो हैं ये इसका जवाब हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, क्वेश्चन बनेगा और इसका जवाब जो है वो दूसरा पैराग्राफ आल्दो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स यहाँ से शुरू करेंगे और सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट लाइन तक लेके आएंगे, या सेकंड लास्ट लाइन तक भी इसे कर सकते हैं। डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तक जो है के रेशो से ये इसमें टेम्परेचर में कमी आती है, यहाँ तक इसे करेंगे। और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, डिफाइन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर को डिफाइन करें, इसके पहली 3 लाइनें आएंगी इसके जवाब के तौर पर। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाउ द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ मेंटेन्ड, स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर कैसे जो है वो मेंटेन रखा जाता है। इसमें आप जो है वो इस पैराग्राफ को शुरू से स्टार्ट करेंगे और चौथी लाइन के शुरू में स्ट्रेटोस्फेयर है, इसे यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद आखिरी 2 लाइनें जो हैं ये आखिरी एक सेंटेंस बनता है जो कि 2 लाइनों पर मुश्तमिल है। इसके लिए आप क्वेश्चन लिखेंगे हाउ द डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टेक प्लेस, ओजोन की डीकम्पोजिशन कैसे होती है। इसे आप जैसे बताया गया तीसरी थर्ड लास्ट लाइन से आप शुरू करेंगे, सिंस ओजोन इन द अपर लेयर से शुरू करेंगे और इक्वेशन शामिल करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 121 पर जो है वो वेयर डज ओजोन फॉर्म्ड, ओजोन कहाँ बनती है, तो ये भाई पहला पैराग्राफ मुकम्मल पेज नंबर 121 का और उसके साथ इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें।